नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का विषय स्पष्ट है। अजीर्ण, अल्सक, विसूचिका और विलंबिका, इसकी ओपीडी रेडी क्लिनिकल अप्रोच लेते हुए आज का टॉपिक हम देखेंगे। आप लोग नोट्स बना सकें इसके लिए एक छोटा सा पीपीटी शेयर करते हुए मैं आप लोगों को आज का ये लेक्चर दिखाने वाला हूँ। और डिटेल्ड नोट्स पीडीएफ डाउनलोडेबल वो आपको हमारे ऐप में या वेबसाइट में थर्ड प्रॉफ बीएमएस का कोर्स एनरोल करने पर मिल जाएगा। एनरोलमेंट फीस बहुत ही नॉमिनल है और लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो विशेष रूप से आज का जो सत्र है वो कैच के सब पेपर थर्ड के लिए है। और उसका जो टॉपिक है अजीर्ण, अल्सक, विसूचिका, विलंबिका, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो हमें ये पहले समझना होगा कि इस लेक्चर से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा। तो बेसिकली हम एक ही ढांचे में समझेंगे कि अग्नि क्या है, मीन्स डाइजेस्टिव फायर। हम वर्ड को रिलेट तो कर देते हैं, लेकिन अग्नि उसके बहुत ही डीप लेवल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आम क्या है वो हमें समझना चाहिए, और दोस्त डायनामिक्स इसको हमें समझना चाहिए ताकि बेड साइड पर हम तुरंत निर्णय ले सकें। किसे केवल लंघन दीपन चाहिए, किसे शोधन चाहिए, शोधन मीन्स वमन विरेचन वस्ती चाहिए, और किसे सिंपल शमन व रसायन चिकित्सा से हमको स्थिर करना होता है। तो आज के सेशन का जो लर्निंग गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली उसमें आप ये समझिए कि इस सेशन के अंत तक आप इन चारों एंटिटीज को क्लिनिकली डिफाइन कर पाएंगे। निदान, दोष, दूष्य, स्रोतस, संप्राप्ति मैपिंग आप कर पाएंगे, और ऑर्डर्ड थेरेपी लागू करेंगे। पहले हमको लंघन करना है, लंघन मीन्स थेरेप्यूटिक लाइट फास्टिंग। फिर हम दीपन पाचन की तरफ बढ़ेंगे। तो दीपन पाचन में हमको अग्नि किंडलिंग करनी है, आमा डाइजेशन करना है। तो इस प्रकार के कुछ औषधियाँ और कुछ आहार, कुछ विहार, इनसे हम दीपन पाचन करते हैं। और आवश्यकता होने पर इन रोगों में हम शोधन, और उसके बाद फिर समन और लॉन्ग टेल रसायन साथ में ही सही मात्रा, सेवन काल, अनुपान यह तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस एंड टैक्सोनॉमी। ये जो फोर टर्म्स हमने डिजीज के जो लिए हैं, जो कि आज का हमारा विषय है, अजीर्ण, अल्सर, विसूचिका और विलंबिका। तो आप इस सिंपल से टेबल में आप देख पा रहे हैं कि क्या अर्थ होता है। तो अजीर्ण का अगर हम ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में, तो अजीर्ण, अजीर्ण, जीर्ण मतलब पाचन होना, तो अजीर्ण मतलब नॉन डाइजेशन, डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये किस लिए नहीं हुआ है? या तो जठराग्नि का फेल्वर है, या फिर जठराग्नि की डिले है, मतलब अगर वो स्लग मंद हो गया है, तो जिससे भोजन रुका या फिर सड़ता है। इसके टाइप्स: आमाजीर्ण, जो जिसका मुख्य कारण कफ या फिर आम है। विदग्धाजीर्ण, जो कि पित्त के डोमिनेंस में होता है, बहुत इसमें हाइपर एसिडिटी होती है, हीट जनरेट होती है बॉडी में। विस्टब्धाजीर्ण, जो कि वात की प्रधानता के कारण होता है, गैस इसमें बहुत बनता है और गैस लॉक हो जाता है। उसके बाद फिर एक इसका होता है रस शेष अजीर्ण। तो रस शेष अजीर्ण जो है, इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। मेनली इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ट्रिफलिंग रेसिड्यू हम इसको कह सकते हैं कि ये रस शेष अजीर्ण हो जाता है। और विलंबिका जो है वो कफ का स्लगिश वेरिएंट जो होता है, वो विलंबिका का कारक बनता है। अल्सक में वात भोजन को आगे नहीं बढ़ने देता, वात का प्रतिलोम हो जाता है, और जो
उसका नेचुरल जो अनुलोम गति होती है, जैसे अपान वायु की नीचे की ओर आना, तो वो इसमें नहीं हो पाता है। एब्डोमिनल जो एरिया है वो भी समझिए कि काफी ठोस टाइप का होने लग जाता है, भारीपन उसमें होता है। विसूचिका में अगर हम देखें तो वायलेंट अप एंड डाउन एक्सपल्सन होता है, मतलब कि वॉमिटिंग होगा और डायरिया होगा, मतलब लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों होते हैं, उसको हम विसूचिका कहते हैं। और दोनों में डिहाइड्रेशन रिस्क जो है वो काफ़ी हाई होता है। मतलब कि विसूचिका में क्योंकि वोमिटिंग हो रहा है और डायरिया हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो इस दोनों कंडीशन में डिहाइड्रेशन का रिस्क जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसको हमको समय रहते हुए उसका मैनेजमेंट करना आवश्यक हो जाता है। अगले स्लाइड में आप देखिए कि ये सारे सिंपल से टेबल हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखिएगा ताकि नोट्स बनाने में इजी हो, और रिवीजन के लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्लिनिकली यदि हम देखें तो अल्सक, विसूचिका और विलंबिका यहाँ पर हमने आपको दिखाया। तो अल्सक में मेनली किस प्रकार के चीफ कंप्लेंट्स आते हैं? अल्सक में रोगी कहेगा कि खाना अटक गया है, बेल्च नहीं हो रहा है, गैस पास नहीं हो रहा है, एब्डोमेन जो है वो कठोर हो रहा है, और कॉलिक पेन जो है वो काफ़ी एक्यूट होता है, बहुत ही तेज दर्द होता है। वैसे ही विसूचिका में रोगी यदि आ गया है तो उसको आप खुद एग्जामिन भी कर सकते हैं, और वैसे जो उसकी जो कंप्लेंट रहेगी वो यही रहेगी कि बार बार उल्टी और दस्त ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। क्रैम्पी पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं एब्डोमेन में, जलन होती है, और डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने लग जाते हैं, मुंह सूखता है, और पानी भी नहीं पी पाते, क्योंकि पानी पीते ही वोमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं। यहाँ फर्स्ट आवर में हमको फ्लूइड्स जो है वो लाइफ सेविंग है ये समझना चाहिए, और उसका रिहाइड्रेशन की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। वहीं विलंबिका में भारीपन होता है और डकार आती है, लेकिन चूंकि ऐसे उसमें पित्त का बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो खट्टापन उसमें नहीं रहेगा, या डकार के साथ में जलन नहीं होगी सीने में। थूक जो है, क्योंकि कफ की प्रधानता के कारण ये होता है, तो चिपचिपापन उसमें रहता है। और जो भी कफ के जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो इसमें हमको देखने को मिलते हैं। रेड फ्लैग्स क्या क्या होंगे इनमें? तो इसमें आप ये देखिए कि शॉक, एन्यूरिया, या फिर बिलियस, या फिर ब्लडी वोमिटिंग अगर हो रही है, तो देखते ही आपको इमरजेंसी समझकर उसको वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी की व्यवस्था है तो आप वहाँ पर तुरंत उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करें और उसके अकॉर्डिंग उसके का ट्रीटमेंट करें। या फिर अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है तो फिर आपको पेशेंट को इमीडिएट रेफर कर देना चाहिए। यहाँ पर अब हम निदान पंचक देखेंगे, कंपेरेटिव है। क्योंकि हमको इन चारों रोगों में क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, तो हमने एक ही टेबल में एक कंपेरेटिव निदान पंचक बता दिया है। तो इसको देख के ही इस स्लाइड से आपको स्पष्टता हो जाती है कि क्या हम इसमें कहना चाह रहे हैं। तो कॉमन ट्रिगर्स अगर हम देखें तो सभी का अध्यासन है। अध्यासन में पिछला खाना पचा नहीं है, भूख नहीं लगी है, लेकिन उसके बाद भी हम खाते हैं। बच्चों में ये ज़्यादातर समस्या आ जाती है, उसका कारण यही होता है क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को भूख नहीं लगी है लेकिन टाइम हो गया है, उनको लगता है कि बच्चा हमारा कमज़ोर ना हो जाए, तो उसके कारण उसको पिछला भोजन नहीं पचाया उसके बाद भी उसको खिलाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण होता है, इसको हम बोलते हैं अध्यासन। दूसरा होता है विरुद्ध आहार, मतलब कि इनकॉम्पेटिबल मिक्सेस। जिन दो
आहार द्रव्यों का एक साथ सेवन निषेध किया गया है, उनका यदि हम सेवन करते हैं तो वो हो जाता है हैवी, मतलब गुरु, कोल्ड यानी शीत, और अंक्टुअस यानी कि श्लक्षण। इस प्रकार के आहार के सेवन के कारण भी आम और कफ अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं और उनके कारण ये रोग होते हैं। लंच के बाद डे स्लिप करना, दिवा स्वप्न, लेट डिनर करना, और अल्कोहल और स्ट्रेस, ये भी इसके मुख्य कारण होते हैं। अल्सर को अक्सर वेग धारण या फ्राइड प्रेसिपिटेट करता है। विसूचिका कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और सीजनल आउटब्रेक से भी विसूचिका होता है। ऋतु संधि में इस प्रकार के रोग बहुत होते हैं। मीन्स एक ऋतु खत्म हो रही है, अगली ऋतु आरंभ हो रही है, तो वो जो समय होता है उसको ऋतु संधि कहते हैं। और इस समय में बॉडी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में शिफ्ट होने के लिए अपने आप को एडजस्ट करती है, तो उस समय भी अग्नि मंद होती है, डिस्टर्ब होती है, और यदि हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रखे, विरुद्ध आहार विहार का सेवन किए, तो हमको इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। विलंबिका जो होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट मतलब मधुर प्रधान चीजें, और दही कर्ड का हम अधिक सेवन करते हैं, और डे स्लीप यानी दिवा स्वप्न करते हैं, तो विलंबिका होता है। उपक्षय में यदि हम देखें तो उपक्षय एक प्रकार से हमको डायग्नोसिस में ही हेल्प करता है कि हमने कुछ दिया रोगी को, चाहे आहार के रूप में दिया या औषध के रूप में दिया, और उससे यदि लक्षणों में आराम मिल रहा है तो वो हमको उपक्षय का क्लू देता है। जैसे जिंजर बेस्ड वार्म सिप्स यदि हम देते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आराम मिल जाता है। ये चारों केसेस में ज़्यादातर आराम मिल जाता है। और ठंडी चीजें अगर हम दे रहे हैं और गुरु आहार यदि हम दे रहे हैं तो वो इस केस को और बिगाड़ सकता है, तो वो हमें पता चलता है कि क्या ये रोग है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है, मतलब कि संप्राप्ति क्या है इस रोग की। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमने विरुद्ध आहार विहार का सेवन किया, अग्निमंद हुई, आम का फॉर्मेशन हुआ, श्रोतो अवरोध हुआ, और दोषों का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, और फिर ये रोग कारक होता है। तो जिस भी प्रकार के हमने जिन दोषों के पैटर्न को बिगाड़ने के लिए हमने जिस प्रकार के आहार विहार का सेवन किया, तो वो दोष प्रकोपित होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये रोग होते हैं। अब डायग्नोस्टिक क्यूज क्या क्या हैं बाय असेसिंग द दोसाज। तो ये सारे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही सिंपल और ब्रीफ में है, जो कि आपके पूरे टॉपिक को सिर्फ इन्हीं टेबल से आप इलाबोरेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें इसका, और ये फिर आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। कफ या फिर आम की यदि अवस्था है तो आपको सफ़ेद चिकना और कोटेड आपको टग दिखेगा, और जो डकार है वो कच्चा डकार जो बोलते हैं, जैसे हल्का सा उसमें भारीपन रहेगा, खट्टापन रहेगा, आहार आ रहा है ऊपर, इस प्रकार से लगेगा। भारीपन शरीर में अगर रहता है तो ये आमाजीर्ण का संकेत है। पित्त या विदग्धा अवस्था यदि है, विदग्धा जीर्ण है, तो फिर टंग जो है वो येलोइश कलर का वो कोटेड रहेगा, पीलापन उसमें रहेगा। और सॉर या फिर बिटर मतलब खट्टा या फिर कड़वा, इस प्रकार से इरिटेशन होता है, इस प्रकार से डकार आती है। सौर बेल्चिंग भी इसको हम कह देते हैं। और एपिगेस्ट्रिक बर्निंग होती है। ये जो इसोफिजियल वाला जो एरिया है और एपिगेस्ट्रिक एरिया है, वहाँ पर बर्निंग होती है, और एसिडिक रोगी को एहसास होगा कि कुछ तेजाब सा उसको महसूस करने लगेगा। वात की यदि प्रधानता है, विस्टब्धा जीर्ण यदि है, तो जो टंग है वो ड्राई रहेगी, और उसका कलर हल्का लाइट ब्राउनिश टाइप का, भूरे कलर का वो रह सकता है। सूखी डकर आएगी, ड्राई बेल्चिंग जिसको हम कहते हैं। और जो एक प्रकार का कॉलिक पेन होगा जिसको ग्रिप कॉलिक भी कहते हैं, मीन्स ऐसा लगेगा कि कोई पकड़ के मरोड़ रहा है हमारी हाथों को, तो इस प्रकार से इसमें
होती है समस्या। कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत बहुत कॉन्स्टिपेटेड स्टूल रहेगा, और गैस जो है कि वो लॉक हो गया है इस प्रकार से। इसमें प्रमुख लक्षण यही होते हैं। तो टंग बेल्चिंग और बावेल, इससे हमको दूसरा क्या दोष इसमें प्रभावित हो रहे हैं उसकी मैपिंग हम इजली कर पाते हैं। थेरेप्यूटिक ऑर्डर यदि हम देखें तो हमको किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तो सारे ही रोगों में निदान प्रवर्जन जो है वो प्रथम चिकित्सा होती है, कि जिन कारणों से रोग हो रहा है उसको पहले आप रोकिए। उसके बाद फिर लंघन, दीपन पाचन, आवश्यकता होने पर शोधन, और फिर शमन चिकित्सा। इस प्रकार से हम इसका थेराप्यूटिक ऑर्डर बनाते हैं, और ये प्रोटोकॉल टूटना नहीं चाहिए। इस सीक्वेंस में यदि आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो इसी ऑर्डर को रिस्पांस जो है बहुत अच्छा होता है, और प्रोग्नोसिस स्ट्रांग होती है, और ये रिलैप्स को भी कम करता है। अब आप देखिए कि यदि कफ या आम की प्रधानता है तो प्रैक्टिकली हमको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो कफ की प्रधानता में आप ये समझिए कि कफ एक्स्ट्रा लोडेड है ना, तो आमावस्था में, आमाजीर्ण या विलंबिका में शुरुआत हम लंघन से करते हैं। लघु आहार देना है, वार्म सिप ऑफ वाटर हमको करना है। शुंठी सेंधो का उपयोग भी हम करवा सकते हैं, इससे बॉडी को आप हल्का कीजिए पहले। फिर पंचकोल जैसे तीक्ष्ण दीपन पाचन इसमें ऐड कीजिए, जिससे कि जो श्लज है वो पिघले। और रेडीनेस आने पर सिंगल सिटिंग आप वमन प्लान कर सकते हैं। वैसे हम इसको कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि सद्यो विरेचन या सद्यो वमन, क्लासिकल ही करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि प्रॉपर उसका जो प्रोटोकॉल है, जिसमें हम स्नेहपान करते हैं और अभ्यंग स्वेद करते हैं, और उसके बाद फिर हम इस सम्यक स्निग्ध लक्षण आने के बाद हम वमन के लिए प्लान करते हैं। तो लेकिन वमन से पहले दीपन पाचन इसमें आवश्यक है, कोई कफ प्रधान है ना, तो कफ प्रधान है तो पहले आप दीपन पाचन करें, नहीं तो आप स्नेहपान करते हैं तो फिर कंडीशन और बिगड़ जाती है। तो बिना दीपन पाचन के आपको वमन नहीं करना है, स्नेहपान नहीं करना है। और उसके बाद फिर जब ये वमन होता है तो फिर ये कफ प्लग जो है वो हटता है, और प्रॉपर जो चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और रोगी को जल्दी इसमें आराम होता है। मेंटेनेंस में आप हिंगू, अदरक, इस प्रकार के जो कार्मिनेटिव्स होते हैं वो दे सकते हैं। और दही, चीज़, आइस, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको सख्त रूप से मना करना चाहिए। पित्त प्रोटोकॉल में हम देखते हैं कि जब विदग्धा अवस्था अगर आती है तो उसमें हमको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो विदग्ध में स्ट्रेटेजी आपको कूल, कंट्रोल, क्लियर, 3C, कूल, कंट्रोल, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रीफ लाइट फास्टिंग, कूल सिप्स, इनसे इरिटेशन कम हो जाती है, इंस्टेंट रोगी को आराम मिलता है। फिर माइल्ड बिटर और अल्कलाइजिंग सपोर्ट, ये हमको देना चाहिए। स्टेबिलिटी आने पर मृदु विरेचन रेसिड्यूअल पित्त को क्लियर करता है। और डाइट में तक्र, घृत, शीतल और सुगम भोजन, जो इजिली डाइजेस्टिबल हो वैसा भोजन हमको देना चाहिए। चिलीज, विनेगर, फ्राइड आइटम्स स्ट्रिक्टली हमको अवॉइड करवाने चाहिए। वात प्रोटोकॉल विस्टब्धाजीर्ण में हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जैसा कि समझा है कि वात में गैस लॉक होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको उसको सॉफ्टन करना है, मृदुता उसमें लानी है, क्योंकि वात के कारण ड्राइनेस आ गई है, रुक्षता आ गई है। तो वार्म वाटर फास्टिंग हम कर सकते हैं। जेंटल ऑयलिंग हमको करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, और उसके बाद फिर मतलब स्वेदन हमको करना चाहिए। बावल का लुब्रिकेशन हमको करना चाहिए। साथ ही सैंधव और हिंगू के अनुपान से गैस मूवमेंट जो है वो नॉर्मलाइज होती है। पेन जो है वो सेटल होते ही
आपको निरूह का आप वो कर सकते हैं, जैसे दशमूल कषाय से आप निरूह दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रूट कॉज जो है वो एड्रेस होता है। वात के लिए वैसे भी वस्ती को श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। फूड वार्म देना चाहिए, सॉफ्ट और अंगत्वस्त रखें, और अजवाइन, हिंग वास्टक भोजन के साथ छोटी मात्राओं में दे सकते हैं। उसके बाद फिर अलसक आता है। तो अलसक में हमको स्टेप वाइज क्या क्या करना चाहिए। तो अलसक इमरजेंसी में प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए अनब्लॉक प्लस प्रोटेक्ट। ल्यूक वार्म सलाइन विथ रॉक सॉल्ट से आप गैस्ट्रिक वॉश कर सकते हैं। एब्डोमेन पर वार्म फर्मेंटेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो वात का जो स्पाज्म है, जो पेन है, वो थोड़ा सा ढीला होता है। पेन जैसे ही घटता है तो हिंगू बेस्ड थिन लिक्विड्स स्मॉल और फ्रिक्वेंट डोज में देना चाहिए। परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन पर हमको दशमूल, पंचकोल, एरंड, इसकी निरूह अस्थि हमको ऐड करनी चाहिए। फीडिंग लैडर हमको क्लियर रखना चाहिए कि एक रेगुलर इंटरवल पर हमको भोजन देना चाहिए। भोजन कैसा हो, पतला हो, और जो सॉफ्ट राइस होते हैं वो हमको देना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि रोगी भूख को हम बहुत जल्दी ठीक कर दें तो आप ये भी कर लें वो भी कर लें, वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये केस बहुत ही जल्दी क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है, जो कि आपको इनटेक कंट्रोल, रिहाइड्रेशन, क्लियरेंस और डाइट लेडर, ये विसूचिका के लिए डिफरेंट फेजेस में हमको इसको करना है। कि इस लेफ्ट साइड में आपने आवर्स जो हैं वो हम इसमें शो कर रहे हैं, और क्या हमको फॉलो करना चाहिए वो आप येलो कलर के बार्स में आप देख पा रहे हैं। तो एक्यूट कंडीशन क्या है और आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए विसूचिका में। तो विसूचिका में फर्स्ट आवर जो होता है वो निर्णायक होता है। क्लासिकल जिंजर, एलो, एलोवेरा और सॉल्ट, इसके कॉम्बिनेशन से हम वोमिटिंग और जो परगेशन, जो लूज मोशंस हो रहे हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा चित्रकादि वटी जो है वो इसमें इंस्टेंट काम करती है। और हमको ये भी समझना है कि किस कारण से हो रहा है। तो यदि किसी प्रकार से दूषी विष का सन्निकर्ष हुआ है, अगर उस प्रकार की कोई अवस्था है, तो बिलवादी गुलिका जो विष चिकित्सा में बताई गई है वो हम इसमें दे सकते हैं। बिलवादी चूर्ण भी इसमें बहुत जल्दी काम करता है, तो वो इसमें हम दे सकते हैं। उससे हमको वोमिटिंग और लूज मोशन को पहले कंट्रोल करना है, और साथ साथ वार्म ओआरएस हमको देना है। इसमें हम इसके साथ ही गुड़ यानी जैगरी, रॉक सॉल्ट, रोस्टेड क्यूमिन यानी जीरा, और लेमन, इससे इसको भी हम पानी में मिलाकर रिहाइड्रेट करने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। 12 से 24 घंटे में त्रिवृत लेह की मृदु विरेचन देने से जो रेसिड्यूअल दोषा हैं, जो कि रह गए हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाया, वो इससे त्रिवृत लेह के मृदु विरेचन से वो निकल जाते हैं। तो वो दोष निकल जाते हैं ना, तो विसूचिका में हमको आराम मिल जाता है। अब हमको ये लग रहा है कि देखिए विसूचिका में ऑलरेडी लूज मोशन हो रहा है, तो हम लूज मोशन करने के लिए क्यों दवाई दे रहे हैं। तो उसका कारण वही है कि जो दूषित पित्त जो रह गया है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, उसको निकालने की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक लूज मोशन होते ही रहेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर त्रिवृत लेह का उपयोग करवाते हैं। और त्रिवृत लेह जो है वो मृदु विरेचन औषधि बताई गई है, तो उसको आप उपयोग करवाएं। उसके बाद फिर मुस्ता और परपटक का आप क्वाथ दे सकते हैं 3 दिन। और जो डाइट लैडर यानी कि जो संसर्जन कर्म जो बताए गए हैं वो आप फॉलो करवाइए, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आपको पहले मस्तु है, फिर तक्र, मंड, थिन राइस, घृत, इससे आप गट को
रिसेट कर सकते हैं। विलंबिका जो कि कफ स्लगिस वेरिएंट होता है, तो विलंबिका एसेंशियली कफ ब्रेक्ड डाइजेशन है। मीन्स इसमें आप ये समझिए कि कफ जो है वो प्रधान रूप से इन्वॉल्व होता है मल के चारों ओर। बहुत म्यूकस का कोटिंग हो जाता है और इसके कारण फिर मल जो है वो बहुत लेट से उतरता है हमारे इंटेस्टाइन के जो वाइली होते हैं, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिनमें होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि इस प्रकार से वो आते अंदर ही अंदर वो हिलते रहती हैं, और उसका मूवमेंट इस प्रकार से है कि वो बाहर धकेलने का वो काम करती हैं। तो जब कफ की कोटिंग हो जाती है, उसमें म्यूकस की कोटिंग हो जाती है, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो जकड़ जाते हैं। तो उसके कारण से ये विलंबिका रोग होता है। तो इसमें हम वार्म फर्मेंटेशन से हम स्टार्ट करते हैं, 6 घंटे लघु आहार लंघन हम करवाते हैं, और उसके बाद फिर प्री मील जो शादी या फिर पंचकोल घन, ये हम रोगी को दे सकते हैं भोजन से पूर्व। और इसमें आप ये देखिए कि जो डाइट है वो हमको ड्राई रखना है और लाइट रखना है, क्योंकि कफ की प्रधानता है। तो इसमें हमको रुक्ष आहार का सेवन करवाना है ताकि कफ और ना बढ़े स्निग्धता के कारण, जिसके लिए हम ड्राई रोस्टेड बार्ली दे सकते हैं, जिंजर पिकल हम दे सकते हैं, इससे रुचि भी होती है और वो ग्राही भी होता है शुंठी। और पीने के लिए केवल गुनगुना पानी ही हमको देना चाहिए, क्योंकि हमको उष्ण चिकित्सा इसमें करनी है। और इससे फिर क्या होगा कि कफ प्लग जो है वो मेल्ट होते हैं। और यदि लग रहा है कि कफ की प्रधानता अधिक है और आमाशयगत भी कफ है, तो आप इसमें वमन करके स्थायी आप रोगी को लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर जो टाइमिंग होती है वही क्लिनिकल आर्ट है। इसमें आप किस समय में क्या देना है वो आप रोगी के साइन एंड सिम्टम्स को समझकर आप इसको प्लान कर सकते हैं। इसीलिए जो इंटर्नशिप होती है ना, जिसमें आप प्रोफेसर्स के साथ, सीनियर डॉक्टर्स के साथ आप रह के सारा ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं, तो आप वो ऑब्जर्व करना सीखिए और उससे फिर आप ये डिसीजन इजीली ले पाते हैं। अगले स्लाइड में जो कुछ क्लासिकल योग हैं वो आप देख रहे हैं, और इनके क्या पर्पस है वो पहले कॉलम में है। फिर योग का नाम, उसका क्या एडल्ट डोज हो सकता है। ये एक टेंटेटिव है, आप रोगी के बल और आयु के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। सेवन काल और अनुपान या कोई स्पेसिफिक नोट यदि है तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, इसको आप बार बार अगर ये टेबल देखते हैं तो आपको ध्यान में रहता है। फिर तो जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, जब आप हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती है, तो फिर ये सारे मेडिसिन आपको रट जाते हैं। आपको लक्षण देख के ही तुरंत, जब तक आप हिस्ट्री ले रहे हैं तभी आपका ट्रीटमेंट प्लान या प्रिस्क्रिप्शन भी आप प्लान कर देते हैं। जैसे जैसे रोगी अपने सिम्टम्स बताने लग जाता है, आपके मन में दवाई के नाम अपने आप आने लग जाते हैं, ये अनुभव से होने लग जाता है। फार्मूला चुनते समय आपको 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी होती है कि मात्रा, सेवन काल और अनुपान। जैसे कि चित्रकादिवटी है, तो चित्रकादिवटी की मात्रा 250 mg से 500 mg तक हम रोगी को दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार हम दे सकते हैं। बिफोर मील दीपन के उद्देश्य से, आफ्टर मील पाचन के उद्देश्य से, उष्णोदक गुनगुने पानी के अनुपान से हमको देना चाहिए। अग्नितुंडी वटी 125 mg टू 250 mg हम तक्र के साथ हमको देना चाहिए। कफ और स्लगिशनेस को ये कम करता है। अग्नितुंडीवती में कुचला होता है, तो उसको भी आपको ध्यान से रोगी को उपयोग में देना चाहिए। हिंगवासक चूर्ण जो है वो 2 ग्राम हमको देना चाहिए घी के साथ मिलाकर। प्री मील हम इसको उपयोग करा सकते हैं। तो वात कफज कंडीशन दोनों में ये मददगार होते हैं। पंचकोल क्वाथ आप 40 to 60 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग आम शोषक होता है पंचकोल क्वाथ। आम की प्रधानता है केवल कफ यदि अवस्था है तो उसमें आपको पंचकोल चूर्ण देना चाहिए। दाढ़ी माध्य घृत 5 ml आप दे सकते हैं। इससे जो रुचि है
टेस्ट बड्स जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं, रुचिकर होता है, और अग्नि को ये सपोर्ट देता है। डाइट एंड लाइफ स्टाइल, ये हमारे क्योर को स्थायी बनाता है, रिलैप्स रोकता है। तो हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको अवॉइड करना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और रोगी को बताना भी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ दवा ही नहीं, आपको जो जो रोगी की जो डिसिप्लिन है वो उस क्योर को टिकाऊ बनाता है। तो ट्रू हंगर पर खाना खाना है, मतलब जब भूख लगे तभी खाना है। फ्रेश, वार्म, लाइट मील्स, वार्म वाटर सिप्स, पोस्ट मील जेंटल वॉक, नेचुरल अर्जेस सप्रेस नहीं करना है। ये 5 नियम रिलैप्स को रोकते हैं। अवॉइड लिस्ट भी आप स्पष्ट रखें। अध्यासन, लेट डिनर्स, आइस्ड वाटर, पोस्ट मील, मतलब भोजन के बाद हमको आइसक्रीम और ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं ना, जो फैशन है, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो अग्नि को मंद करती है। कफ और हैवीनेस यदि है तो मीठी चीज़ें और जो भारी चीज़ें होती हैं जैसे चीज, पनीर और फिर दीवा स्वप्न, ये नहीं करना है। इन बातों को आपको ध्यान रख कर रोगी के ध्यान में लाना है। फॉलोअप और रिलैप्स प्रिवेंशन में हमको ये ध्यान रखना है कि रिकवरी के बाद 30 से 45 दिन तक हमको लाइट रसायन फेज में हमको रखना है। आम प्रोन में यदि ऐसी कंडीशन है तो उसमें आप पिपली रसायन दे सकते हैं। पित्ता डोमिनेंट यदि कंडीशन को आपने ट्रीट किया है तो आमलकी और मधु का सेवन आप मॉर्निंग में करवा सकते हैं। वातर प्रोन कंडीशन को आपने ठीक किया तो कैस्टर ऑयल आप अल्टरनेट नाइट्स में दे सकते हैं विथ वार्म मिल्क या फिर वार्म वाटर के साथ में। और साथ में फिक्स्ड मील्स टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज 2 बजे खा रहे हैं, कल फिर हम 12 बजे खा रहे हैं, इस प्रकार से हमको अलग अलग टाइमिंग नहीं रखनी चाहिए। प्रॉपर उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, उसी टाइम को फॉलो करते हुए हमको मील रखनी चाहिए। और यही जो हमारा अप्रोच है वो ट्रीटमेंट को स्थायी बनाता है, क्योर को स्थायी बनाता है, रिलैप्स रोकता है। कुछ क्लिनिकल कॉशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हर एक्यूट केस में अ, आप ये समझिए कि जैसे सर्जिकल एब्डोमेन है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, इन्फेक्टिव कोलेरा है, तो इनको रूल आउट करना आपको जरूरी है। मतलब एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, उसको आप पहले रूल आउट करें कि कहीं इसके कारण तो ये समस्या नहीं आई है। और परसिस्टेंट बिलियस और ब्लडी वोमिटिंग यदि हो रही है, हाई ग्रेड फीवर है, शॉक है, तो इस केस में तुरंत इमरजेंसी समझकर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए, तुरंत उसको रेफर करना चाहिए। चिल्ड्रन और एल्डरली केसेस में डिहाइड्रेशन तेजी से रोगी को गिराता है, तो फ्लूइड्स में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। रिहाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। और प्रेगनेंसी में आपको वमन विरेचन ये अवॉइड ही करना चाहिए। और माइल्ड दीपन और पथ्य से चलें, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग दीपन देते हैं तो वो भी गर्भपात का कारक हो सकता है, तो बहुत हमको ध्यान रखना होता है। समरी, रूट पैथोलॉजी है अग्निमांद्य प्लस आम। वात जो है वो रोग का पेस तय करता है। स्टेसिस यदि है तो आप ये समझिए कि अल्सक है। हाइपर एक्सपल्शन यदि है तो वो विसूचिका है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं कि क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, अल्सक क्या है, विसूचिका क्या है। तो इसके श्लोक भी आपको मिल जाएंगे माधव निदान में, या फिर आपको चरक में इनके, या अष्टांग हृदय में आपको इन अध्याय के श्लोक मिल जाएंगे, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। उससे आपको भूलने में जो समस्या इसको आ रही है कि आप बार बार भूल जा रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होता है। इसलिए आपका डिफॉल्ट एक्सेस हमेशा क्या रहेगा, लंघन।
दीपन पाचन, शोधन यदि आवश्यकता है तो, और फिर शमन और रसायन। सामान्यतया यही ट्रीटमेंट सीक्वेंस सारे रोगों में हम फॉलो करते हैं। इसी क्रम का पालन परिणाम को तेज करता है, सुरक्षित बनाता है और टिकाऊ बनाता है। इन जो चार डिजीजेस को हमने जो देखा है उसके रेफरेंस आपको संहिताओं में इन इन जगहों में मिल जाएगा, तो आप मूल संहिता से भी इसको आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ही चाहिए क्योंकि उससे आपका जो नॉलेज है वो और एक्सपांड होता है। हम वीडियो लेक्चर के हिसाब से कम समय में अधिक बातों को बताने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप इन इन जगहों से इन इन संहिताओं को आप प्रेफर करते हुए इन रोगों को आप पढ़ सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ हम जल्द मिलते हैं। तब तक आप लोगों को नमस्कार।